स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 12th न्यू सेशन 21-22 के लिए स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का क्लास। इन लेक्चर 1 हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं आपको 5 पार्ट्स में कराऊंगा। ओके, इन विच द basically electrostatic is divided in 2 parts. One is electric charge and electric field, and another is electric potential and capacitance. Okay students, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट में टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमारा सब टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम दो मटेरियल्स को वटेवर कि वो अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, अगर उनको हम रब करते हैं ऑन ईच अदर, तो आफ्टर सम टाइम दे रिपेल ईच अदर, ओके, और दे एबल टू अप्लाई a force between the two. Basically, when we rub one material to the another material, so the electron will transfer from one to the another. In this process, one body get positively charged and another body is get negatively charged. So as you learn in your 10th class that the two unlike charges attract each other and the like charges repel each other. So basically, when the electron will transfer from one body to another body, we can say that the body get charged. Okay, so first, what is the electric charge? So basically, the electric charge is the developed characteristic on the material due to transfer of electron, which means when the electron transfer from one body to another, definitely the body will charged, and this charge is due to the electron only. Okay, so we can define here electric charge as electric charge is a developed characteristic characteristic on material due to transfer of electron. Transfer of electrons from in the process of rubbing. Okay, so basically electric charge is developed characteristic of a material or on a material due to transfer of electron. Okay, so here हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रबिंग। ओके, रब स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास दो मटेरियल्स हैं और उनको आप क्या करते हो, रब कर रहे हो, ठीक है, एक के ऊपर दूसरे को रख के घिसना स्टार्ट करते हो। जब इस तरह से आप उसको रब करते हैं तो बेसिकली द टू बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट ऑन वन अनदर एंड दे अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू एट द टाइम ऑफ रबिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड
on one or on the material when they rub. This particular characteristic is called frictional electrostatic. Okay, now here we write here that electric charge is charge on a material is scalar quantity. Okay, now next point is frictional electrostatic. Statics. Okay, so this can be also known as electrostatic cling. Okay, here the meaning of cling is चिपकना. Which means stick. ओके, सो जैसा कि स्टूडेंट्स हम अगर मैं इस मार्कर पे कुछ भी लिख रहा हूं, लेट से मैंने इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई बनाया. ओके, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल बनाता हूं ई, तो हम देखते हैं कि इस पे इस बोर्ड पर ई बन गया. क्यों बना ये ई? तो आंसर है जब मैं इसको घुमा रहा हूं ऑन द बोर्ड इस तरह से. ठीक है, जब मैं इसे ऑन द बोर्ड घुमाता हूं तो दो पॉइंटर जो होता है हमारे मार्कर का, वो क्या करता है, बोर्ड के साथ रब करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंटर ऑफ द मार्कर जो कि ब्लैक कलर के हैं इस बोर्ड के साथ स्टिक हो गए. क्यों स्टिक हो गए? बिकॉज जब मैंने इसको ऐसे रब किया तो वहां पे फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप होगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, विच मीन्स फ्रॉम द मार्कर टू द बोर्ड विल ट्रांसफर. ओके, और स्टूडेंट्स यहां पर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कूलम फोर्स कहेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये R स्क्वायर उन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा. अभी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस में हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा. लेट से कि 2 चार्जेस Q1 Q2 हैं और R मीटर की डिस्टेंस पे वो सेपरेट हो रखे हैं. ठीक है, तो इस केस में जब हम लिख रहे होते हैं तो मार्कर इज वेरी क्लोज टू द बोर्ड. ठीक है, और अगर ये बहुत क्लोज है और हम इसको इक्वल टू 0 कह सकते हैं बिकॉज टच करके हम लिख रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? तो आंसर है वो फोर्स इन्फिनिटी हो जाएगा. तो जब इतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो हम देखते हैं कि हम कुछ बोर्ड पर लिख पा रहे हैं. ठीक है, क्यों? बिकॉज बोर्ड पे जो भी हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टिक हो जा रहा है और ये वहां पे हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग? तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग इज द फिनोमेना electrostatic cling is the process of transferring. Electrostatic cling is the process of electrification of body. Okay, or here we use the word electrification for charging. Okay,
charging the body by transferring of electron from one body to another by friction, or we can say rubbing. Okay, so this is actually electrostatic friction or electrostatic cling. So students, it can gives an idea about the electric force. Okay, so electrostatic force. So what is electrostatic force? So when there will be the transfer of electron takes place from one body to another body, then a force developed between the two body in the process of friction. Okay, and you all know friction is the name of a kind of force. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अंडरस्टूड कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, as you know, in the nature there are four kind of forces. One is gravitational force, another is electrostatic or electromagnetic force, and the two are the nuclear forces, in which one is strong nuclear force and another is the nuclear force, weak nuclear force. It is very clear student, the two forces which are nuclear forces are only related to the nuclear, and जैसे कि आपको पता है कि साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लीव कर सकता है, विच मीन्स जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है it is about in order of 10 to the power minus 15 meter, and the size of atom is about 10 to the power minus 14 meter. Nucleus size is this, and atom about 10 to the power minus 14 meter. Okay, so the nuclear forces are small range forces. So we now left with the two forces, one is electrostatic force and another is gravitational force. So students, now we understood about the explanation on the forces in the nature or in our daily life on the basis of gravitational and electrostatic force. न्यूक्लियर फोर्स आप इजीली समझ जाएंगे, अगर दो मटेरियल हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो वो क्यों कांटेक्ट में है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ये जो डस्टर है, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है और ये इस पर्टिकुलर हाइट पे है. अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, अगर मैं इसको ना कैच करता तो ये नीचे ग्राउंड पे जाता. ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है विच इज नोन एज फ्री फॉल कंडीशन, whenever the object is left from the upper height it will always return back to the ground or attracted by the ground, or we can say due to the attraction of gravity. ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जो होंगे जिसमें ये फ्री फॉल होता है ऊपर से नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ इट्स ओन मास. ठीक है, ऐसे फोर्सेस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरी सिचुएशन देखिए कि हम कोई चीज सिंपल देखते हैं. सपोज कि आप ग्राउंड पर चल रहे हो. ठीक है, अगर आप ग्राउंड पर चल रहे हो ऑन द फ्लोर और एनी प्लेस, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि जब आप अपने पैर को ग्राउंड पर रखते हो, व्हेन यू रब योर फिट ऑन द और पुट योर फिट ऑन द ग्राउंड, व्हाट हैपन. ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंसली इसको एज्यूम करना है होता क्या है. तो जैसे ही आप अपने पैर को रखते हो तो जिस पैर को आप पुट करते हो, ठीक है, वो पैर क्या होता है ग्राउंड पे जैसे ही पड़ता है तो जो फिट आपने जो सोल शूज पहने हैं या स्लीपर यूज की है
तो उसका जो स्लीपर का सोल है या शूज का आपका सोल है वो क्या होता है, ग्राउंड के साथ रब करता है। जब वो ग्राउंड के साथ रब करेगा तो फ्रॉम द सोल सम इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर टू द ग्राउंड। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे ट्रांसफर होंगे तो होगा क्या कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब आपका पैर वहां ग्राउंड पर है जो कि अब ग्राउंड को रब कर रहा है, वहां से क्या होगा कि चार्जेस ट्रांसफर होंगे और डिस्टेंस जीरो है, तो वो एक इनफाइनाइट फोर्स डेवलप हो जाएगा विद द फिट जो आपने अभी रिसेंटली रखा होगा। ठीक है, दूसरा वाला आप देखोगे ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठेगा कि जब आप आगे की तरफ चल रहे हैं, दो सिचुएशन है, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो तो पीछे वाला पैर उठ जाएगा, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हो तो आगे वाला पैर उठ जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की सिचुएशन को। ठीक है, जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो इस केस में होगा क्या कि आपका सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसफर होगा ऑन द फिट जो आपने रिसेंटली रखा होगा, जिसके साथ फ्रिक्शन की कंडीशन रिसेंटली बन रही है। तो दूसरे वाले फोर्स से सेंटर ऑफ मास आगे वाले पैर की तरफ ट्रांसफर होगा तो आपका दूसरा वाला पैर ऑटोमेटिकली आगे उठ जाएगा। तो जैसे ही वो आप दूसरा वाले पैर को अब आप आगे रखोगे तो पहले वाले पैर से सेंटर ऑफ मास ट्रांसफर होगा दूसरी कंडीशन में, और यू कैन एबल टू वॉक। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू फ्रिक्शन एज यू लर्न इन योर 9th क्लास एंड 11th क्लास। एक्शन रिएक्शन की सिचुएशन में आपने इसको पढ़ा है, और हमने इसको कैसे डिफाइन कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में विस्कस लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, विस्कस लिक्विड इसमें भरा हुआ है। अब होगा क्या, क्योंकि ये विस्कस लिक्विड है, लेट्स से कि ये एक हनी है, शहद है, उसमें आपने क्या कर दिया, एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल जिसका वेट mg है उसको इसमें आपने ट्रिप कर दिया। जब ये आप इसमें इसको ड्रॉप करोगे तो आप देखेंगे क्या कि ये बॉडी जैसे ही सरफेस को कांटेक्ट करेगी, ये सरफेस को कांटेक्ट करेगी तो आप देखोगे कि ये इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाती है। एक सिचुएशन में बना के दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरह से इसको नीचे की तरफ दबा देगी। ठीक है, विच मीन्स अब जो इसकी फर्स्ट लेयर है वो इसको एक फोर्स अप्लाई करेगी, और ये आप देखते हो ड्रैग होता है, आपने टर्मिनल वेलोसिटी 11th क्लास में कैलकुलेट किया है। तो अब जब ये नीचे की तरफ जा रही है इस तरह से, तो लेयर्स के साथ ये रब होके जाएगी बॉल। ठीक है, और दिस स्फेरिकल थिंग, तो जब ये इस तरह से रब होके जाएगी तो सम इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर और दिस विस्कस लिक्विड टू द स्फेरिकल बॉल, and at this time the due to electrostatic friction the force is developed, उसको आपने नाम क्या दिया था, viscosity और coefficient of viscosity of the liquid. So you can easily define the forces which are not in the process of free fall, all are can be explained on the basis of the electrostatic frictional theory. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीन। नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट दिस ऑल। अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डेट मीन इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसके लिए हमने दूसरा वर्ड क्या किया है, चार्जिंग। तो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। सी इलेक्ट्रिफिकेशन, सिंपली इसका एक वर्ड आपको मिल चुका है, इज चार्जिंग। किसको चार्ज कर रहे हैं, तो आंसर है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए देखो आपके पास क्या है, एक एटम है। लेट वी अंडरस्टूड अबाउट द थ्योरी बिहाइंड द एटम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस ऑफ एटम है, और आपको ये भी पता है कि ये न्यूक्लियस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखता है। और यू नो अबाउट हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस न्यूक्लियस, लेंथ साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस, तो आंसर इज 10⁻⁻15 मीटर, विच इज टू स्मॉल। ठीक है,
और आपके पास ये भी पता है कि इस न्यूक्लियस की ऑर्बिट में और एटम की जो ऑर्बिट होती है, सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो उसके सेल्स पे प्रेजेंट है। अब मैं एक छोटी सी बात करूं कि मेरे पास एक मटेरियल है जो कि हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बनी हुई मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं उस पर्टिकुलर थिंग को लिफ्ट करता हूं तो मैं किसको कांटेक्ट में ले सकता हूं। तो इट इज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रॉन विल बी इन कांटेक्ट, केवल इलेक्ट्रॉन ही कांटेक्ट में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही कांटेक्ट में आएगा तो अभी हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या समझा, जब हम दो बॉडीज को इस तरह से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे तो केवल इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, प्रोटॉन और पॉजिटिव पार्टिकल इनसाइड द एटम, ठीक है। तो जब हम रब करेंगे तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द न्यूक्लियस फ्रॉम द एटम। तो कौन ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो वेरी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी इसके पीछे केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, in the process of electrification only and only electron is responsible, electron is responsible, ओके। तो क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग के प्रोसेस में, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो, उसके मेथड। तो हमने लिख दिया मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग। ऑफ बॉडीज, बॉडी कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेथड हैं चार्जिंग के। एक हो जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन में जब हम चार्जिंग करते हैं तो हम कहते हैं इसको बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट, ठीक है। देखिए, सपोज कि आपके पास एक चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, प्लस 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 प्लस, ठीक है। कोई अनचार्ज बॉडी आपके पास यहां पर है, अनचार्ज बॉडी को आप दिखा सकते हो इस तरह से। ओके, इसके हमने दो पार्ट कर लिए समझने के लिए अपने। यहाँ पे माइनस 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 और यहाँ पे है आपका प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये दो सिचुएशन है, इसको बोलेंगे हम चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है। हमने क्या किया, एक मेटलिक रॉड यहां पे ली, ठीक है, और इसको इस रॉड से, मेटलिक रॉड और बी से वायर, एक वायर से इन दोनों को कांटेक्ट दे दिया। जब इन दोनों को हम इस वायर से कांटेक्ट दे देंगे तो होगा क्या कि हायर कॉन्सेंट्रेशन बॉडी से, विच मीन्स चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टार्ट होगा। कब तक स्टार्ट होगा? जब तक ये चार्ज नहीं हो जाते। तो हम देखेंगे क्या कि अब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस चले जाते हैं, ठीक है, और हम अब इस कांटेक्ट को रिमूव कर देते हैं। तो जब इस तरह से चार्जेस का ट्रांसफर होगा बाय कांटेक्ट तो हम इसको कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखिए, सेकंड मेथड होगा बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन।
इंडक्शन में कैसे करेंगे? तो हमारे पास इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करने के 4 स्टेप्स हैं। तो पहला हमारे पास है स्टेप 1। क्या स्टेप है? तो सपोज आपके पास अगेन सेम सिचुएशन है, 2 बॉडी हैं विच आर केप्ट नियर टू ईच अदर, जिसमें से एक बॉडी है चार्ज और दूसरी बॉडी है अनचार्ज। क्लियर हो गया? ये सिचुएशन है। जब हम किसी चार्ज बॉडी के पास में एक अनचार्ज बॉडी को रखेंगे तो होगा क्या कि बाय इंडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है कि उसके अपोजिट काइंड का चार्ज डेवलप होगा नियर टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और अनदर सरफेस पे जो चार्ज पहले डेवलप हुआ है उसके कंपैरिजन में दूसरे काइंड का चार्ज डेवलप होगा। सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो नियर टू द पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उसके अपोजिट एंड पे कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या देखेंगे कि अपोजिट इनर एंड पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन आउटर एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन से हम क्या देखेंगे कि स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 में इसको हम क्या कर देंगे? अर्थ कर देंगे। जब हम इसको अर्थ करेंगे तो ऑल द नेगेटिव चार्ज विल ट्रांसफर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये यहां न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाली बॉडी इसके साथ न्यूट्रल हो रही है। 1 मिनट। पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अंदर में हो जाएगा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला आ जाएगा ये आ गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इसके डेवलप होगा नेगेटिव, दे विल बी कैंसिल, यहाँ से रिमूव कर देंगे कांटेक्ट को, तो यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। और फाइनली ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ थ्योरी है जिससे हम बॉडी के चार्ज किस तरह का डेवलप हो रहा है उसका पता लगाएंगे। फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा बच्चों टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप के चार्ज हैं। चार्जेस आर 2 टाइप, 2 टाइप्स। कैसा है? तो आंसर है पहला हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे हुए ये नाम चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव? तो इनिशियली फिजिसिस्ट नेम्ड डूफे, ओके, डूफे, इन्होंने क्या देखा कि अगर बॉडीज, सपोज आपके पास एक ग्लास रॉड है, उस 2 ग्लास रॉड से, और उन दोनों को एक ही टाइप के मटेरियल से रब किया गया। अगर एक ही टाइप के मटेरियल से रब करेंगे तो उन्होंने क्या देखा कि वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब उन दोनों को, एक को वुल से कर दिया और दूसरे वाले को सिल्क से कर दिया, और उस केस में क्या देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज पता चलती है कि चार्ज का जो नेचर है वो 2 टाइप का है, पर उन्होंने यहाँ पे बस इतना बताया कि चार्ज कैन बी 2 टाइप, वो 2 तरह का हो सकता है। लेकिन आफ्टर दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन एनालाइज अबाउट द टाइप ऑफ चार्जेस की सिचुएशंस क्या है। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर 2 मटेरियल जो कि डिफरेंट टाइप की बॉडीज से चार्ज हो रखे हैं, इनिशियली वो फोर्सेस अप्लाई करते हैं ऑन ईच अदर। ठीक है, अगर वो कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जैसे ही उन्होंने उनको कांटेक्ट में लिया तो उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर कॉन्टेक्टिंग, रिमूविंग द कॉन्टेक्ट, दे विल नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। इसका मतलब रब करके क्या होता है? उनको चार्ज करते हैं। जैसे कांटेक्ट से रिमूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अब फोर्स नहीं लगा पा रहा है।
अगर इस तरह की प्रोसेस होगी जिसमें वो डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि मैथमेटिक्स में अगर एक ही जैसे नंबर या इंटीजर्स बट उनके साइन अगर अलग होते हैं, जैसा कि आपके पास -2 और +2 को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 मिलता है, विच मीन्स नो चार्ज। उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी मटेरियल को 2 मिनट रब करते हैं तो उसमें एक मटेरियल में 2 मिनट में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और दूसरे वाले मटेरियल में 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो इन दिस केस उनका मानना था कि अगर ये खत्म हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बिल्कुल न्यूमेरल्स की तरह ही हो सकते हैं, इंटीजर की तरह हो सकते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द type of charge or kind of charge as positive and negative because they react as the scalar, they are scalar and they react as the number as addition and repulsion। ठीक है, तो this is the type of charge और उसके पीछे की जो थ्योरी है वो हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटम मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसा कि आपको पता है कि एज एन आइसोलेटेड सिस्टम एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, ये कैसा है तो न्यूट्रल है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर इक्वल इन नंबर्स, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके पास दो मटेरियल हैं जो कि इनिशियली चार्ज नहीं है, उनको हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल हैं। अब क्या किया कि two materials or let's say body rubbed on each other, क्या होगा? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा इलेक्ट्रिफिकेशन को, और इलेक्ट्रिफिकेशन में आपके समझ में आता है कि अगर वो रब हो रहे हैं ऑन ईच अदर, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे में हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, देखिए क्या है। ये आपके पास एक बॉडी है, बॉडी 1 एंड ये वाली है आपके पास दूसरी बॉडी, बॉडी 2। ओके, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके पास इनिशियली 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी और 10 प्रोटॉन है। अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन है तो इक्वल प्रोटॉन होंगे, जैसा कि आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस थ्योरी से। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। दूसरी वाली जो बॉडी है उसके पास भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। दोनों का सम अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन हो गया। अब क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लिया, ये ले लिया कांटेक्ट में। ठीक है, पहली वाली को नाम दे देते हैं बॉडी ए और दूसरी वाली को नाम देते हैं बॉडी बी। ए और बी को कांटेक्ट में ले लिया और कांटेक्ट में लेके इस तरह से रब किया। जब हमने रबिंग की प्रोसेस की, रब्ड ऑन ईच अदर, ठीक है, रबिंग की प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वाली से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ए से और बी पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। नाउ अब क्या हो रहा है
तो ए के पास 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं लेकिन 10 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। और दूसरी वाली पे क्या हो गया, बी में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन है। ठीक है, अभी भी क्या है 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 प्रोटॉन, लेकिन दोनों बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रबिंग। ठीक है, अब देखिए ये वाली बॉडी अगर प्रोटॉन को हम पॉजिटिव कहें तो 10 पॉजिटिव हैं और 9 नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे -11 बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा -1। तो हमें ये पता चलता है कि बी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रबिंग और ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रबिंग। इट इज क्लियर। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट 1 करके। क्या होगा, वन बॉडी with losses of electron get positively charged ठीक है। एंड सेकेंड, वन बॉडी with excess of electron get negatively charged ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अच्छा ठीक है, अब अगर दो बॉडीज को इस तरह से ट्रांसफर किया तो दूसरा क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग क्या मास भी ट्रांसफर होता है, तो आंसर है डेफिनेटली मास विल ऑल्सो विल ट्रांसफर, बिकॉज एज यू नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg, वट एवर इट इज टू स्मॉल। लेकिन प्रोटॉन के कंपेरिजन में हम कह सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लार्जर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वट एवर द मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अगर इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, एटम इज न्यूट्रल। व्हाई इट इज न्यूट्रल, बिकॉज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जब दो बॉडीज को रब करा जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर, और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दो प्रोसेस हो सकती है। एक बॉडी से ट्रांसफर जाएगा उसको बोलेंगे लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा उसको बोलेंगे एक्सेस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास भले ही कम है, लेकिन जिस बॉडी से जाएगा मतलब जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी वो लाइटर हो जाएगी कंपेरिजन टू द बॉडी विद नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैवियर हो जाएगी कंपेरिजन टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू।